नमस्कार, रेवा टीवी डिजिटल मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, अभी हम अगर बात करें तो हम बड़े हाईटेक ज़माने में जी रहे हैं और ऐसे समय में ये बोला जाता है कि जो आपके हाथ में एक छोटा सा मोबाइल होता है उससे आप देश विदेश में अपने रिश्तेदारों से बातचीत कर सकते हैं, बहुत सारा ज्ञान आप इकट्ठा कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ऐसे आजकल बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, तो इसका जो है हमारे जीवन पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। लेकिन कई बार होता ये है कि विज्ञान, जिसको हम कहते हैं कि आविष्कार की जननी है, इसका लोग मिसयूज़ करते हैं। और ख़ासकर अगर मैं बात करूं सोशल मीडिया की, तो आज के समय में सोशल मीडिया जितना ज़्यादा लोगों के लिए ज्ञानवर्धक है उतना ही ज़्यादा लोगों के लिए खतरा भी बन गया है। खासकर अगर मैं बात करूं तो टीनेजर्स की बात कर लेती हूं मैं, और बात करूं मैं जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनकी, और साथ ही साथ जो आज जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी। कई बार होता ये है कि हम किसी से बातचीत करते हैं, सोशल मीडिया पर मिलते हैं, लाइक फेसबुक पे जिसे आज आप मेटा बोलते हैं, ट्विटर पे मिलते हैं, इंस्टाग्राम पर मिलते हैं, दोस्ती होती है और दोस्ती कब वो प्यार में तब्दील हो जाती है और फिर इसके बाद आपका रिलेशन जो है आगे बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया में आपका रिलेशन बनता है वैसे ही उसे खत्म होने में समय नहीं लगता है। और इस विषय पर आज हम बातचीत करने के लिए, और साथ ही साथ ये जो क्राइम लगातार बढ़ते जा रहे हैं इस पर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, और खासकर क्योंकि पुलिस प्रशासन की सबसे ज़्यादा जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इस पर क्या कार्य हो रहे हैं इस बारे में आइए चलते हैं और बातचीत करते हैं हम जबलपुर शहर के एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेवा टीवी। थैंक यू, नमस्कार सर, आपने ये सुना होगा कि जब से आप आए हैं, खासकर अगर मैं बात करूं लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन में सोशल मीडिया का जो यूज़ है बहुत ज़्यादा होने लगा। आज मैं बात करूं कि प्राइमरी स्कूल का एक बच्चा है तो वो भी मोबाइल को यूज़ कर रहा है, उसकी भी अपनी आईडी बनी हुई है, चाहे वो स्कूल के थ्रू हो, माँ बाप के थ्रू हो। वो बच्चे जो हैं आज कोर्सेज करते हैं, यूट्यूब देखते हैं, और इसके अलावा क्या होता है कि कई बार वो ऐसी साइट पर चले जाते हैं जहाँ उनको नहीं जाना चाहिए। तो आपकी नज़र में अभी तक कितना ग्राफ बढ़ा, अगर मैं बात करूं जबलपुर एसपी होते हुए, साइबर क्राइम में, और इस पर कितना अंकुश लगाया जा सका? मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर हम फैक्ट्स की बात करें, फिगर्स की बात करें, तो करीबन 1100 करीब शिकायतें इस वर्ष आई हैं जी, जिसमें ऑनलाइन फ्रॉड की, जिसमें कि करीबन 32.5 लाख रुपया हमने उनको वापस कराए कंप्लेनेंट्स को, और साथ ही साथ 8.5 लाख रुपया हमने उनको होल्ड कराए। होल्ड मीन्स कि कहीं अभी अंडर प्रोसेस है और जिनको भी अभी हम उनको वापस करा सकते हैं। हालांकि ये तो सिर्फ आंकड़े हैं, लेकिन जैसा आपने बताया लॉकडाउन के टाइम पे बच्चों की स्कूल एजुकेशन ऑनलाइन होती थी। चूँकि लॉकडाउन था तो इवन जो ऑनलाइन जो सर्विसेज हैं डिलीवरी की, वो भी सुचारू रूप से अलाउड थी। कुल मिलाकर के एक जो सबका इंटरेक्शन इंटरनेट से लॉकडाउन के टाइम पे बढ़ा है। नो डाउट उस टाइम इस छोटे से छोटे बच्चे जो हैं वो भी अपनी अगर क्लास करनी होती है तो उनको भी एक ऑनलाइन माध्यम का यूज़ उस टाइम करना पड़ा। तो हमारी जो यंगर जनरेशन है वो उससे एक्सपोज्ड है कुल मिलाकर के, अगर ये कहें, और लॉकडाउन के टाइम पे उनका एक्सपोजर ज़्यादा हुआ। सोशल मीडिया कहो, चाहे इंटरनेट कहें या टेक्नोलॉजी कहें, टेक्नोलॉजी के अपने बहुत सारे अच्छे प्लस भी हैं, बहुत एडवांटेजेस भी हैं। इंफॉर्मेशन आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का ये ज़माना है और हमें उसके साथ चलना है। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, बट एट द सेम टाइम सावधानी के साथ चल रहा है। इसके फायदे हैं तो काफ़ी नुकसान भी है। उदाहरण के तौर पे, खास तौर पे जैसे जो यंग जनरेशन हमारी जो एक्सपोज है सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, वो ऐसी इंफॉर्मेशन भी देती जो उसको नहीं देना चाहिए। दूसरा, फेसबुक और अन्य जो ट्विटर हो गया और इंस्टाग्राम हो गया और भी ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके सिक्योरिटी के जो फीचर्स हैं उसको बहुत कम लोग जो है देखते हैं। उसमें बहुत क्लियर ऑप्शंस रहते हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन कौन दे सकता है। फ्रेंड देख सकता है, फ्रेंड ऑफ फ्रेंड देख सकता है, और भी ऑप्शंस हैं कि पब्लिक देख सकती है। पब्लिक देख सकती है। खैर, मैं अभी देख रहा हूँ कि कुछ अभी फेसबुक प्रोफाइल्स लॉक होने लगी हैं जी। तो ये एक अच्छा, मैं इस चीज़ मानता हूँ कि धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही है, लेकिन अभी भी बहुत सारी हमको सावधानियों की ज़रूरत है। और बहुत सारी, चूँकि बीइंग इन द पुलिस डिपार्टमेंट, हमारे पास बहुत ऐसी शिकायतें आती हैं कि खास तौर से
जैसा आपने बताया सोशल मीडिया पे मिले लड़का लड़की, फिर उनके मित्रता हुई, मित्रता आगे बढ़ गई और कभी सावधानी नहीं रखी और वो फोटोज जो है अपलोड हो गई फेसबुक पे। तो इस तरीके से काफी सारी शिकायतें इस प्रकार की आती हैं कि उनके मित्र ने उनकी फोटो अपलोड कर लिया, अब उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, उसको एडिट कर लिया, मॉर्फ कर दिया उसको अलग, उसको गलत तरीके से उसका प्रस्तुतिकरण हो गया। तो कहीं ना कहीं मैं ये देखता हूँ कि इसमें कई जो अभिभावक है, पेरेंट्स हैं, उनको भी अपने जो बच्चे हैं उनका सोशल मीडिया एक्टिविटी को मॉनिटर करना चाहिए। खास तौर से ये ट्रेंड उनमें देखने में आ रहा है जो अंडर 18 जो बच्चियां हैं, वो उनके साथ ये साइबर क्राइम बहुत हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदारी पेरेंट्स की भी है, गार्जियंस की भी है कि उनसे संवाद करें, उनका बिहेवियर पैटर्न देखें। बड़ा क्लियर समझ में आता है अगर कोई बच्चा ज्यादा टाइम मोबाइल पे ही लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि सोशल मीडिया पे ज्यादा अपना टाइम बिता रहा है। बहुत अच्छी चीज है सोशल मीडिया, जैसे मैंने कहा, लेकिन इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं उसको ज्यादा हो गए आजकल। अगर पेरेंटल सुपरविजन रहे तो मेरे हिसाब से सोशल मीडिया का यूज इससे अच्छा नहीं हो सकता। पहले एक टाइम था जब कोई भी इंफॉर्मेशन हमें रिटन फॉर्म में बुक में ही मिलती थी। कोई चीज को जानने के लिए हमको बुक ही खरीदनी पड़ती थी या जा करके कोई पुस्तक खरीदनी। आज हर चीज जो है ऑनलाइन अवेलेबल है। सभी न्यूज़पेपर, सभी मैगजीन्स के डिजिटल वर्जन्स अवेलेबल हैं, पेड वर्जन्स अवेलेबल हैं। आप गूगल गुरु हो गए हैं। गूगल से भी आपको काफी सारी चीजें, सर्च इंजन जो है देता है, चाहे वो साइंटिफिक वर्ल्ड में क्यों ना हो। बहुत सारे ऑनलाइन जर्नल्स हैं, उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। और कोई भी जो हमारे मेधावी छात्र हैं अगर किसी कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो स्टडी मटेरियल वो भी काफी इंटरनेट में पड़ा हुआ है। तो ये सब उसके सदुपयोग करने के तरीके हैं। लेकिन जहां सावधानी हम नहीं रखते हैं तो वहां साइबर क्राइम जैसी चीजें भी होती है। तो कुल मिला भी अगर मैं बात करूं अभी जो आपका करंट केस पकड़ा गया मैखला रिसोर्ट का, तो उसमें भी वो जो क्रिमिनल था वो इंस्टाग्राम का यूज कर रहा था और उसके देखते हुए वो उसको आप लोगों ने पकड़ा, बहुत मेहनत की। मतलब ये सोचिए कि उसने आके जबलपुर में क्राइम किया, देन कहते हैं कि वो नागपुर का था और राजस्थान में पकड़ा गया। तो उसके लिए तो पहले बहुत बहुत बधाई। कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया से ही एक लिंकअप था कि आज वो लड़की गोरखपुर में रह के कार्य कर रही थी, ये लड़का कहीं और से था, सोशल मीडिया पे मिले, उसके बाद क्राइम को अंजाम दिया। और आपको नहीं लगता है कि आजकल क्या हो रहा है कि ऐसे ही जो यूथ है वो लोगों से दोस्ती करते हैं, फिर ये होटल्स में रुकते हैं और उसके बाद इस प्रकार की घटना होती है। क्योंकि जिस होटल में रुके हैं, कुछ आपके द्वारा या मैं कहूँ कि सरकार के द्वारा एक ऐसा एक्शन लिया जाना चाहिए कि ऐसे कपल जब रुकते हैं तो इनकी प्रॉपर जो आईडी है वो देखी जाए। कई बार क्या होता है कि इनका आधार कार्ड भी फेक होता है, तो कम से कम जो वहाँ पर अटेंडेंट है वो मैच करे कि रियल में इनकी है या नहीं, और नहीं है तो इनको रुकने ना दिया जाए। तो कहीं ना कहीं क्राइम को हम कंट्रोल कर पाएंगे। क्या कहते हैं? आपका कहना बिल्कुल सही है। अगर मैखला रिजॉर्ट की हम बात करें केस की, तो उसमें डेफिनेटली वो इंस्टाग्राम आईडी का यूज कर रहे थे और वो जो आरोपी थे वो इतने शातिर थे कि फरार होने के लिए अगर किसी दीगर राज्य में किसी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज करते थे तो उसमें को पैसेंजर का भी वो इंटरनेट का हॉटस्पॉट ले देते थे, जिससे कि अगर पकड़ा जाए तो वो पैसेंजर ही पकड़ा जाए। तो कुल मिला के बहुत शातिर थे और वो भी उन्होंने मिसयूज इसका किया और इंटरनेट का, और सोशल मीडिया पे अपनी वीडियोस बनाई, जिससे कि काफी गलत संदेश भी जाता है कि कोई अगर आरोपी इतने खुल के इस तरह का वीडियो बनाए तो उसका दुस्साहस भी जो है परिलक्षित होता है। तो चैलेंजिंग था। नासिक के अभी तक उनका पता चला है, उनकी डिटेल्स की वहाँ के मूल निवासी है और पूरे 7-8 जगह पूरे अंतर्राज्यीय स्थलों में वो घूमे, फिर फाइनली राजस्थान पुलिस की मदद से उनको पकड़ा गया। तो सही है ये बात कि, लेकिन जहां मैं बताऊं टेक्नोलॉजी का एक इस केस में हमको नेफिस, नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो हमको उसके थ्रू हमको उसकी रियल आइडेंटिटी पता चली। अभी तक वो अपने को एक पर्टिकुलर नाम, अजीत पाटीदार के नाम से ही वो वीडियो अपलोड कर रहे थे और जो कोतवाली में जो मामला दर्ज था उसमें भी उनकी आइडेंटिटी अभिजीत पाटीदार के नाम से थी, जबकि असली में वो हेमंत भदाणे थे। तो टेक्नोलॉजी ने बड़ी मदद करी। अंतरराज्यीय अपराध जो क्राइम है उसका डिटेल जो है हम एक्सेस कर पाए और
तो यही मैं आपको फिर से चीज बता रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी का हम सदुपयोग करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, लेकिन वहीं अगर दुरुपयोग होता है तो डेफिनेटली एक चैलेंज रहता है। अगर मैं बात करूं कि आज साइबर क्राइम, पहले हम सोचते थे कि साइबर क्राइम जस्ट अ नॉर्मल एक साइबर क्राइम है। आप देखेंगे कि बीच में हमारे भारत सरकार पर भी एक साइबर हमला हुआ था, जिसमें एक बहुत बड़े भाग की बिजली को उन्होंने हैक कर लिया था और बिजली वहां से चली गई थी। बाद में ये सब पता चला कि ये साइबर एक अटैक था। क्योंकि हम जबलपुर शहर में रहते हैं, यहाँ पर ऐसे बहुत से संस्थान हैं, चाहे मैं GCF की बात कर लूँ, यहाँ पर बहुत सारे कारतूस बनते हैं, ऐसे बहुत सारे ऑफिसेस हैं, तो इनका एक अटैचमेंट रहता है प्रशासन के साथ। आपका उनकी सिक्योरिटी के लिए किस प्रकार से कार्य चलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जबलपुर शहर की अगर मैं बात करूं तो संवेदनशील शहर माना जाता है। CB के कुछ गुर्गे भी यहाँ पर मिले थे, उन पर भी कार्रवाई हुई थी, लेकिन मैं ये मानूंगी कि जबलपुर शहर का जो पुलिस प्रशासन है वो हमेशा चाक चौबंद व्यवस्था के साथ चौकन्ना रहता है। तो इन फ्यूचर ऐसी कोई घटना अगर होती है तो उसके लिए किस प्रकार से आपकी तैयारी है? पुलिस मुख्यालय के निर्देश अनुसार समय समय पर जितने भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, विशेषकर डिफेंस विभाग के और जो PSUs हैं उनका साथ ही हम रेगुलरली हमारा सिक्योरिटी ऑडिट भी होता है जी। और जिसमें ज़्यादा एस्पेक्ट फिजिकल सिक्योरिटी को दिया जाता है। हालांकि जैसा आपने साइबर अटैक की बात करी, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक IT का सेटअप होता है, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उनकी पूरा एक सेटअप होता है जो उनकी सुरक्षा को देखता है। उसमें विभिन्न तरह के फायरवॉल्स होते हैं। साथ ही साथ भारत सरकार के स्तर पे एक CERT करके है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, जो इस तरह का अगर कोई वायलेशन होता है तो वो तत्काल संज्ञान लेते हैं और फिर उसमें एक्शन होता है। तो कुल मिलाकर के एक इम्पॉर्टेंट इशू है नो डाउट। और मैं ये बताना चाहूँगा कि ये तो एक इंस्टॉलेशंस की IT सिक्योरिटी की बात हो गई। कभी कभी गलत या नए ऐप्स हैं, एक एप्लीकेशंस हैं जो कि विधि विरुद्ध हैं या गलत चीज़ों को प्रचारित कर रहे हैं, उसको भी हम जो है केंद्रीय सरकार की मदद से, राज्य शासन जो है की मदद से हम जो उसको उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। जितना मुझे ध्यान है अभी कहीं करीबन 500 से 600 ऐसे अवैध ऐप्स जो है वो बंद कराए गए। जी। जहाँ तक अगर मैं बात करूँ, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का यूज़ जो है महिलाएं ज़्यादातर करती हैं, जो खासकर मैरिड होती हैं, तो YouTube एक सबसे अच्छा माध्यम होता है अपने आप को एक्सपोज करने का, लोगों तक पहुँचने का। और मेरा एक पर्सनल अगर मैं कहूँ कि एक्सपीरियंस रहा है, मैंने एक मुद्दे को आपको बताया भी था। मेरी सिस्टर इन लॉ है जो कि मुंबई में है और एक बहुत अच्छा उनका जो है YouTube चैनल चलता है। तो उनको स्टार्टिंग में ये हुआ कि एक महिला थी भोपाल की, उन्होंने उनको हैरास करना शुरू किया। उस पर पहले तो दोस्ती हुई, देन उसके बाद हैरासमेंट और एक जो कहते हैं ना पर्सनल अटैक। फिर वो उसने किसी दिल्ली से कोई अपने आप को पत्रकार कहती महिला, उसके साथ क्राइम को एक कह सकते हैं ना कि एक अंजाम देना, कि उनको इतना ज़्यादा मेंटल हैरास किया कि कई बार वो हम लोग से जब बात करती थी तो कहती थी कि अब मैं अपना चैनल बंद कर दूंगी और सुसाइड कर लूँगी। तो इस प्रकार से जब कोई महिला हो या कोई टीनेजर्स हो, जब आपकी पर्सनल लाइफ को अटैक करती हैं, और आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि हमारे सारे फैमिली मेंबर्स की फेक ID बनाकर ये लोग कमेंट्स करते थे। तो जब मैंने देखा, मुझे आश्चर्य तब हुआ जब मैंने एक सीनियर एडवोकेट का इंटरव्यू लिया था और वो लोग मेरे चैनल पर आकर जब कमेंट्स करने लगे तो मुझे पता चला। और उसके बाद ये कहना कि पुलिस कुछ नहीं कर सकती। तो ऐसे लोगों के लिए अभी रिसेंटली भारत सरकार ने एक नियम किया है कि जो अगर आपकी लाइफ को, पर्सनल लाइफ को सार्वजनिक तौर पर मिसयूज करता है या पर्सनल अटैक करता है तो उनके विरुद्ध नियम जो है उस पर कार्रवाई भी होगी और बाकायदा उसके लिए पेनाल्टी और करोड़ों रुपयों की पेनाल्टी लगाई गई है। आप क्या कहेंगे ऐसे लोग? इसमें बिल्कुल सही आपका कहना है, इस तरह के केसेस में अभी बढ़ोतरी हो रही है जी। और इसमें मेन जो इन्वेस्टिगेशन में जो हमारा एम रहता है वो जो व्यक्ति ये कर रहा है उस तक पहुंचने का रहता है। कभी कभी वो आसानी से हम उस तक पहुंच जाते हैं, कभी कभी अगर किसी ऐप का वो यूज करते हैं जिसके सर्वर किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में है जहाँ, तो कभी कभी डेटा एक्सेस में दिक्कत आती है। तो जो आप बोल रहे हैं पुलिस कुछ नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है, नहीं कर सकती, पुलिस सब कुछ कर सकती है, लेकिन कुछ एक केसेस में हमको दिक्कत आती है डेटा रिट्रीवल में। रिट्रीवल मतलब आपको कहीं से डेटा जो एजेंसी है वो कभी कभी देने में कभी देर हो जाती है, या फिर
उस एजेंसी की डेटा सिक्योरिटी पॉलिसी में किसी को डेटा शेयर करना अलाउड नहीं रहता। ये भी केस टू केस वेरी करता है जी। लेकिन ये बात सही है, तो ये चीजें ऑफ लेट बढ़ रही हैं और कहीं ना कहीं हमारी जो साइबर कैपेबिलिटी है पुलिस की, वो भी धीरे धीरे जो है राज्य शासन जो उस पर ध्यान दे रहा है, पुलिस मुख्यालय ध्यान दे रहा है। पहले अब यहाँ पे जोनल साइबर ऑफिसेज हो गए हैं, जबलपुर में भी जोनल एसपी साइबर बैठते हैं और हमारी जो अवेयरनेस पुलिस अधिकारियों कर्मचारी की उसमें बढ़ोतरी हुई है। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पहले से ज़्यादा हो रहे हैं और कहीं ना कहीं मुझे आता है थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन हम इसको बहुत अच्छे से आने वाले समय में इस इशू को टैकल कर पाएंगे। वही मुझे ऐसा लगा था कि भाई क्योंकि कानून जो है, कानून के साथ आप कभी भी मजाक नहीं कर सकते और हर एक चीज़ जिसका आप मिसयूज करते हो, खासकर अगर आप किसी की पर्सनल लाइफ में जाके उसको सार्वजनिक तौर पर हैरास करते हैं तो उसके लिए एक सजा है। नहीं बिल्कुल, वो उस पर कानूनी वो भी हैं, तरीके भी हैं उसको टैकल करने के, उसमें FIR भी हो सकती है और अगर वो डिपेंड करता है किस तरह का कंटेंट है। अगर डिफेमेशन है, डिफेमेशन में भी लीगल रिपोर्ट्स लिया जा सकता है। तो हर तरीके जो कानूनी तरीके हैं उससे इसमें निपटा जा सकता है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा इसमें जागरूकता के साथ साथ पुलिस अधिकारियों की भी जो कैपेबिलिटी है ऐसे क्राइम्स को डील करने की, वो अभी थोड़ा और अच्छे से अभी बढ़ रही है ऑफ, लेकिन मुझे लगता है कुछ समय और लगेगा कि हम बहुत परफेक्टली इसको हैंडल करेंगे। आज के युवाओं को जागरूक करने के लिए आपके द्वारा किस प्रकार से प्रयास किया जा रहा है? क्योंकि मैं साथ में एक NGO भी रन करती हूँ, तो मेरा ये मानना है कि हमको स्कूल कॉलेजेस के साथ साथ जो बच्चे आज जॉब कर रहे हैं, दूसरे सिटी से आए हैं, उनको जागरूक करने की बहुत ज़रूरत है। कई बार ये होता है कि आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाता है कि आपका जो आधार कार्ड है इसमें कुछ प्रॉब्लम जा रही है, तो उसके लिए आपको OTP आएगा और तो और आपके घर पर लोग आ जाते हैं कि मैं आधार कार्ड की तरफ से आया हूँ, कुछ अपडेट करना है। और कई बार ये होता है कि उन्हीं के साथ वाला आपका OTP मांगता है, जहाँ आपने OTP दिया तो आपके सारे पर्सनल जो हैं डाटा वो चले जाते हैं और साथ ही साथ आपका जो बैंक अकाउंट है वो भी नील हो जाता है। तो ऐसे लोगों को जागरूक करने के लिए स्टूडेंट्स के लिए कुछ अभियान? बिल्कुल आपने सही कहा, इसमें हमारा अभियान हर महीने चलता है। हर महीने मिनिमम 3 जगह हमको एक जागरूकता कार्यक्रम करना रहता है, जो कि हम करते हैं और उसका प्रतिवेदन जो हम अपने मुख्यालय में भेजते हैं, मुख्यालय से निर्देशित इसमें रहता है। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि हमें अभी यूथ में और जागरूकता करनी है और भविष्य में हम ये सोच रहे हैं कि विद्यालय हैं, स्कूल्स हैं, इवन स्कूल्स को भी हम कवर करेंगे। वहाँ पे कहीं ना कहीं एक बुकलेट जैसी जो है उनको खुदाई की जाए और उनके प्रिंसिपल्स से भी निवेदन किया जाए कि इस चीज़ को एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम जो है साइबर क्राइम एंड ट्रैफिक, रोड ट्रैफिक एंड सही 2 ऐसी चीज़ें हैं जिसको भी छोटे से ही हमारी जो यूथ है उसको पढ़ाया जाना चाहिए। तो डेफिनेटली तब तो जनता जब अवेयर होगी, अवेयरनेस के बाद अलर्ट होगी, अलर्ट के बाद तो फिर वो नहीं ऐसे चंगुलों में फंसेंगे। एक क्राइम जो है उसके तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, खासकर अगर मैं बात करूँ डिलीवरी बॉयज़ की, चाहे वो स्विगी के हो, चाहे वो जोमेटो की, बहुत सारी कंपनीज़ हैं और इसके अलावा जो ऑनलाइन आप मार्केटिंग करते हैं, आप ख़रीदारी करते हैं, वो आपके घर तक आते हैं। आपका एड्रेस से लेके फ़ोन नंबर तक जो है डिलीवरी बॉय के पास रहता है। बट होता ये है कि कई बार ये लोग जब देखते हैं कि लड़की अकेली है, उसका घर पता कर लिया, कॉन्टैक्ट नंबर है, उससे दोस्ती किया, कई बार आप देखेंगे कि कुछ सिटीज़ में उनका मर्डर तक हो गया है। तो ऐसे जितनी भी कंपनीज़ हैं, आपको नहीं लगता है कि इनके जितने भी डिलीवरी बॉय हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए? जी बिल्कुल, और ये बिल्कुल होना चाहिए और ये मेरे हिसाब से होता भी है। कहीं कहीं जगह नहीं हो रहा है तो ये बिल्कुल ही अनिवार्य है। क्रिमिनल रिकॉर्ड उन लोगों का चेक होना चाहिए और मेरे हिसाब से अभी हमारे यहाँ अभी जबलपुर में तो ऐसा कोई केस नहीं आया, लेकिन हम भविष्य में अगर ऐसी घटना की कोई अकरेंस ना हो, इसको लेते हुए हम सबसे बैठक ये करके हम इंश्योर करेंगे कि वो ऑनलाइन डिलीवरी होती है, ऑनलाइन बुकिंग की जो डिलीवरी होती है, वो जो भी कर रहे हैं उनका चले सत्यापन जरूर।
एक बड़ी उपलब्धि अगर मैं कहूँ ज़िला प्रशासन और अगर मैं बात करूँ आपके पुलिस प्रशासन की, तो हर महीने एक सौगात आप देते हैं जिनके मोबाइल जो हैं वो कहीं ना कहीं अगर चोरी हो जाते हैं, गुम जाते हैं, तो आपकी पूरी टीम जो है उसको ढूंढती है और साथ ही साथ उनको प्रोवाइड करती है। और एक खुशी जिनको कहते हैं ना कि एक्चुअली गम इस बात का नहीं होता कि मोबाइल गुम गया, हमारी डाटा इतना सारा जो था वो चला गया। तो कैसा लगता है जब आप उन लोगों को उनके मोबाइल देते हैं? बहुत अच्छा लगता है, हमें बड़ी सुख की अनुभूति होती है क्योंकि उनके चेहरे पे बहुत मुस्कान होती है। और मोबाइल कोई बहुत सस्ते भी नहीं होते हैं, अच्छे खासे कॉस्ट उसकी रहती है। तो किसी का मोबाइल अगर कीमती चीज़ उसको वापस मिल जाए तो उसको डेफिनेटली खुश रहता है। जैसा आपने बताया, डेटा उसका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है सभी को, कि वो फिर वो डेटा अचानक से नया मोबाइल खरीदने पे उसको नहीं रहता है तो असुविधा होती है। तो इसलिए डेफिनेटली बहुत सेटिस्फाइंग रहता है। और पिछले 3 से 4 वर्ष में करीबन 2 से 2.5 करोड़ के जो कीमती के जो मोबाइल्स हैं वो हम जनता को, जो लॉस्ट मोबाइल्स हैं वो हम वापस करा चुके हैं। और इसके लिए हमारी अलग से एक साइबर टीम अलग से इसी काम में लगी रहती है, जो कि जितने भी जो मोबाइल जो खोए हैं उनको ट्रेस करने से। एक बात और, क्योंकि हम बात कर रहे हैं साइबर क्राइम की, और अगर मैं बात करूं, कुछ रिटायर्ड पर्सन्स रहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सिंगल रहते हैं, तो बहुत सारे ऐप ऐसे हैं जो फ्रेंडशिप वाले, ये कई बार क्या होता है कि लोग कांटेक्ट करते हैं, फ्रेंडशिप होती है, और जब बात ऐसी होती है कि फ्रेंडशिप आगे बढ़ी तो धीरे धीरे वो मुलाकात होती है। पहले तो सोशल मीडिया पे कई लोग सोशल मीडिया के थ्रू ही फ्रॉड कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं मिलते हैं और उसके बाद जो उनके बैंक डिटेल्स लेते हैं, और उनका जब उनको पता चलता है कि उनका जो बैंक का अकाउंट है और अकाउंट में से जो पैसे थे वो सारे जो हैं वो नील हो गए हैं। तो ऐसे बुजुर्ग लोग जो कि ऑलरेडी जॉब करते थे, लेकिन कई बार होता है ऐसा, क्योंकि जब हम कहते हैं कि आप किसी से फ्रेंडशिप करते तो उतना आप ध्यान नहीं देते, तो उन्हें जागरूक करने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उन्हें जागरूक करने के लिए मैं ये संदेश दूंगा कि पहले तो ये जरूर देख लें कि आप किसी बिल्कुल ही अनजान व्यक्ति से दोस्ती ना करें। और फिर भी अगर आपका मन कर रहा है दोस्ती करने का तो उसकी फेसबुक प्रोफाइल का जरूर चेक कर लें। अमूमन ये देखने में आया है कि जो फेक प्रोफाइल्स होती हैं वो किसी एक फिल्मी एक्ट्रेस की फोटो होती है, और उसके अगर आप अंदर जाके देखें उसके अबाउट मी करके उसके तो बड़ी वेग टाइप की डिटेल्स होती हैं। और वो मसलन के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे, वो अगर बताएगा कि वो रहेगा जबलपुर में, लेकिन उसके फ्रेंड लिस्ट में एक भी व्यक्ति जबलपुर का नहीं होगा, वो तो आप तब सतर्क हो जाएंगे वो थोड़ा सा एक संदिग्ध टाइप की प्रोफाइल है, तो उसका एग्जामिन करके किसी से भी दोस्ती करें, मेरा ये मानना है। और अपने सेफ्टी फीचर्स को जरूर एक्टिवेटेड रखें। वो किसी से कोई अपनी गोपनीय इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल तो बिल्कुल भी शेयर ना करें। अगर कोई, हो सकता है कि आपकी कोई फेसबुक फ्रेंड से जल्दी कोई मित्रता हो गई, फिर वो अपना कोई एक इमरजेंसी घर में बता के आपसे पैसे मांगने लगे, ये भी एक तरीका है। अभी ट्विटर पे हुआ था कि लोगों से पैसों की डिमांड करने लगे और पता चला कि 60-70 लाख उसने लोगों से ले लिए, लोग पता नहीं कर पाए। मेरा तो इसमें अनुरोध है कि बड़ा सोच समझ के दोस्ती करें जी। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस तो तब तक नहीं होने चाहिए जब तक आप उनको कभी जानते पहचानते या मिल ना लिए, तब तक फाइनेंशियल, क्योंकि मेन जो साइबर क्राइम का जो मेन अभी तक मैं देखते आया हूँ, जो अपराधी हैं वो फाइनेंशियल इलीगल ट्रांजैक्शन का प्रयास करते हैं, कोई बहाना मार के या कोई किसी को छल करके। तो बड़ा सतर्कता से हमको फेसबुक या अन्य सोशल प्लेटफॉर्म्स पे मित्रता करनी चाहिए। और चलते चलते हमारे संस्कारधानी जबलपुर शहर के निवासी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? और साथ ही साथ अब 2022 है वो अब अंतिम दौर पर है, नवंबर का महीना है, उसके बाद 2023 दिसंबर के बाद आ जाएगा, तो किस प्रकार से लोगों को अवेयर रहना चाहिए और वो पहले से आपके पास आकर मिल सके? कई बार ये होता है कि उनके साथ घटना तो घटित हो जाती है बट वो आ नहीं पाते। कुछ स्टूडेंट की बात करूं तो वो माता पिता से डिस्कस करते हैं, फिर कहते हैं कौन ये कानून के पच्चड़ में पड़े, हमें नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे और वो अवेयर रहें और उनके साथ इस प्रकार की घटनाएं जो है वो घटित ना हो? मैं सबको ये संदेश देना चाहूँगा कि आप सभी के पास मोबाइल है, जाहिर सी बात है सभी के पास इंटरनेट है, सभी
बड़ा अलर्ट रहें, स्पेशली बैंकिंग के इश्यूज में। मैं बताना चाहूँगा कि आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार कोई भी बैंक किसी से उनकी गोपनीय इंफॉर्मेशन, कोई सीवीवी नंबर, ओटीपी नंबर नहीं मांगता है। तो अगर कोई आपसे मांग रहा है तो समझिए कि वो गलत है। हमारे भोले भाले किसान भाई, उनके साथ भी इस तरह से जो साइबर फ्रॉड होता है, उनसे भी निवेदन है कि कभी भी अपने ओटीपी, सीवीवी नंबर कोई भी बैंक नहीं मांगता है, तो कभी ये अपनी गोपनीय इंफॉर्मेशन या अपने कार्ड नंबर्स की डिटेल बिल्कुल भी ना लें। रही बात कि उनके साथ क्राइम हो जाता है, रिपोर्ट नहीं कर पाते, उसके लिए हमारी साइबर हेल्पलाइन भी है। जबलपुर पुलिस की साइबर हेल्पलाइन का नंबर है 7587616100। इस पर भी आप बेहिचक अपनी चीज़ें बता सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, और इसको हमारी जो साइबर की जो टीम है उसको देखती है। अब मैं जबलपुर संस्कार राजधानी वासियों से रिक्वेस्ट करूँगा कि साइबर क्राइम के प्रति जागरूक रहें और अपनी सोशल मीडिया पे स्पेशली सिक्योरिटी फीचर्स जो रहती हैं, हर एक जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एक सिक्योरिटी फीचर्स, सेफ्टी फीचर ऑफर करता है, उसको जरूर पढ़ें। अमूमन होता है कि हम अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट करके उस ऐप को या उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करना चालू कर देते हैं, उसमें ये नहीं देखते कि उसको सेफ्टी सिक्योरिटी फीचर्स क्या क्या है और उसका पालन करें। तो यही कुछ एक बेसिक प्रैक्टिकल मैसेज है जो मैं संस्कार राजधानी वासियों को देना चाहूँगा, और सब इसको बड़ा अलर्ट रह करके इसका पालन करें। ये एक जो क्राइम है ये सिर्फ यूथ के साथ नहीं हो रहा है, हर वर्ग के साथ हो रहा है। और क्योंकि हम मोबाइल सिर्फ यूथ नहीं यूज़ कर रहे हैं, इवन हमारे बड़े बुजुर्ग भी मोबाइल्स का यूज़ करते हैं। तो ये सभी के लिए मैसेज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और बिल्कुल सभी को जागरूक रहने की आवश्यकता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे यूथ हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, क्योंकि आज सारी दुनिया जो है आप एक मोबाइल में देख लेते हैं, लेकिन उसका जो यूज़ आप कर रहे हैं उसको अच्छे सकारात्मक तरीके से करें और इसके जो फ़ायदे हैं उसके अकॉर्डिंग करें। किसी को हैरास ना करें, किसी की पर्सनल लाइफ पे अटैक ना करें। और साथ ही साथ अगर मैं कहूँ तो किसी का जो कहते हैं ना कि जैसे आप अकाउंट नंबर से लेके आईडी कार्ड से लेके जो इनका ओटीपी है उसके लिए आप किसी को इस तरीके से प्रेशराइज ना करें। और किसी की फ़ोटोज़ अगर मैं कहूँ, लोग आप फ्रेंडशिप कर लेते हैं और उसके बाद उसका मिसयूज़ करते हैं, री एडिट करते हैं, वो ना करें, क्योंकि ये एक क्राइम है और क्राइम की सज़ा जो है वो कानून के पास है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। नमस्कार।